This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus and you're watching PSX Hotline. नाज़रीन आज की मार्केट माशाल्लाह बहुत बेहतर रही पिछले दिनों के मुकाबले में। उसकी वजह हुई कि कल से थोड़ी सी मूवमेंट आई पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑयल, लेकिन आज जो है अभी कुछ घंटों में काफ़ी मार्केट बढ़ी है। 31 तक कहते हैं डॉलर पे तेल चला गया। इसीलिए हमने देखा कि कल जो चाइना वगैरह की नेगेटिविटी थी, बॉम्बे तक नेगेटिविटी थी, हमारे यहाँ भी ऊपर नीचे होते होते आखिर में 14 पॉइंट माइनस पे बंद हुई मार्केट। उसके बाद जब यूरोप खुला तो बिल्कुल ही ग्रीन होता चला गया और अमेरिका भी ग्रीन रहा। और आज क्योंकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई तो हर जगह ग्रीनरी आ गई, हर जगह पॉजिटिविटी आई, तमाम मार्केट पॉजिटिव हैं। हमारी मार्केट भी खुलते ही बिल्कुल तेज़ी से ऊपर गई और एकदम से हमने 231 प्लस का लेवल देखा। उसके बाद जो सेकंड हाफ में मार्केट खुली फिर उसने नया पीक लिया 244 का। उसके बाद थोड़ी ऊपर नीचे होते होते माशाल्लाह क्लोजिंग 197 प्लस पे हुई और इस तरह से 30,000 का लेवल 30,949 का लेवल अचीव कर लिया 100 ने। और इसी तरह 30 में 132 का इजाफा फॉर 17,940 का लेवल। ऑल शेयर्स में 203 का इजाफा और 21,778 का लेवल। केसी 30 में 58 का इजाफा वॉल्यूम 100 में 74, टोटल 131 मिलियन का काम हुआ। एडवांसिंग कंपनी 199, डिक्लाइनिंग 91, अनचेंज 15, टोटल 305। PIA वॉल्यूम लीडर विद 25 मिलियन शेयर्स। PIA क्योंकि अब डीनेशनलाइज हो रहा है, कंपनी बन रही है माइनस द 2 होटल्स, तो इसकी अब मूवमेंट शुरू होने वाली है और ये इसमें काफ़ी आज काम हुआ है। 8 रुपये कुछ का चल रहा है ये आज। TRG पाकिस्तान लिमिटेड नंबर 2 है, 20 मिलियन का काम। बाइको पेट्रोलियम नंबर 3, 7 मिलियन का काम। पाक पेट्रोलियम में 5.3। आज पाक पेट्रोलियम, OGTC, POL वगैरह में ज़बरदस्त इजाफा। पाक इलेक्ट्रॉन में 4.98 का इजाफा। गेनर्स में फिरोज सन्स 44 प्लस, आइलैंड 36, कॉलगेट 25, सफ़ायर 13, अटॉक पेट्रोलियम 12। लूजर्स में बनोरी टेक्सटाइल 27, गंदारा इंडस्ट्रीज़ 21, सर्विसेज इंडस्ट्री 18, नून पाकिस्तान 15, मिलर ट्रैक्टर्स 9.4। टोटल वीक की अगर बात की जाए तो मंडे को ज़बरदस्त मंदी थी, 373 लॉस। ट्यूसडे को 464 प्लस, वेडनेसडे को 326 माइनस, थर्सडे को 14 माइनस और आज 197 प्लस। नेट 52 माइनस है इस वीक में और एवरेज वॉल्यूम जो रहा 147 मिलियन का रहा। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, पहले मैं थोड़ी सी आपको इंटरनेशनल मार्केट बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है आज। डाउ में 116 का इजाफा हुआ है और फुटसी में 118, डेक्स में 169, कैक में 125, फुटसी में फुटसी MIB को है 348, आईबेक्स में 254 और एशियन मार्केट में अगर बात की जाए निके में 942 का इजाफा विच इज़ 5.88%। आई थिंक जापान के लिए बहुत बड़ी इंक्रीज़ है, ये बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी इंक्रीज़ है। हैंगसेंग में 9 का इजाफा 2.91, शंघाई में 37 का इजाफा विच इज़ 1.27, बॉम्बे में 474 का इजाफा विच इज़ 1.98, सिंगापुर में 44 का इजाफा 175। 2-3 अहम खबर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके तमाम मार्केट के लिए, शेयर्स के लिए भी। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी उन्होंने अपने बिल वगैरह पास करा लिए, एमनेस्टी के भी और PIA के भी। और साथ साथ आज एक ख़बर आ गई कि नेशनल बैंक जो है एक कॉरपोरेशन बन गया। अब वो जो टर्म्स होते थे पहले एम्प्लॉयमेंट के, गवर्नमेंट सर्वेंट के, वो ख़त्म हो जाएंगे और ये पार्ट ऑफ दी प्लान है PML एंड गवर्नमेंट का कि तमाम गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको सबको डीनेशनलाइज करना है। और जिस तरह से हबीब बैंक और UBL वालों को बेचा गया, इसी तरह अब नेशनल बैंक भी बिक जाएगा और कोई स्ट्रेटजिक होल्डर आ जाएगा 22-23% लेके और उसको चलाएगा। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर जिस तरह से दूसरे बैंक 200-250 के लेवल पे चल रहे हैं,
नेशनल बैंक क्योंकि उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़े उसके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत डिपॉजिट्स हैं, बहुत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वहाँ जमा करते हैं टैक्सेस वगैरह, तो ये इसके फ्यूचर बहुत अच्छा है। और मगर एम्प्लॉयज़ को अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सॉरी दिस कैन नॉट बी हेल्प। गवर्नमेंट ऑफ नून लीग की जो गवर्नमेंट है उसकी मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ रनिंग अ बिज़नेस। इसका मतलब ये है कि वो तमाम बिजनेसेस जो हैं उस जो गवर्नमेंट बिजनेसेस चलाती है वो सबको डीनेशनलाइज करेंगे, सबको छोड़ेंगे, जिसमें इस्लामाबाद का कॉन्फ्रेंस सेंटर भी शामिल है, कराची पोर्ट भी शामिल है, स्टील मिल वाला तो है ही, पोर्ट कासिम भी शामिल है, तमाम के तमाम गवर्नमेंट के इदारे वो सब डीनेशनलाइज कर देंगे। और मेरी ज़ाती राय ये है कि जब ये होगा तो बहुत बड़ा जो करप्शन का जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटिशियन की ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रहेगा जो अभी है, क्योंकि ना वो PIA में भर्ती कर पाएंगे, ना स्टील मिल में भर्ती कर पाएंगे, ना पोर्ट ट्रस्ट में भर्ती कर पाएंगे, तो वो उनका इन्फ्लुएंस ही ख़त्म होता चला जाएगा। इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। दुनिया भर में यही ट्रेंड है। गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है किसी कारोबार को चलाना, गवर्नमेंट को आता ही नहीं चलाना, तो गवर्नमेंट क्यों चलाए। और जब ये नहीं चलाएगी तो सारी तवज्जो देगी गुड गवर्नेंस की तरफ। नाज़रीन, इन बातों पे बात करने के लिए हमने जावेद हाशमी साहब को दावत दी। बहुत मुश्किल से आज उन्होंने टाइम निकाला है, पिछले 2-3 दफ़ा माज़रत कर ली। आज़मी साहब, इंडीड आप लोग इतने बिज़ी होते हैं, उसमें आपका आना बहुत बड़ी बात है। ये आप इसको नेशनल सर्विस समझ के करें, हम उसके बदले में आपको थैंक कर सकते हैं और कौम आपको दुआ देती है इसके बारे में। अब जी आप थोड़ा गाइड करें क्या हो रहा है दुनिया भर में, और हमारे मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स बड़े परेशान रहे पिछले दिनों, आज थोड़ी सी रिलीफ आई है। आई थिंक तारिक साहब, मार्केट में जनरली एक जब सेल लगती है, आपने मंडे से फिगर्स आपने बताए, तो एक जब मार्केट में आप हिस्सेदारी किसी कारोबार में करने जाएं और वो हिस्सा आपको सस्ते में मिल रहा हो, तो एक परहैप्स एक सेंटिमेंट, थोड़ा सा डर खौफ बैठा होता है इन्वेस्टर के पास। हालांकि हम बारहा ये आई थिंक तमाम जो एनालिस्ट हैं उनका ये एक राय पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अच्छी कंपनियों के जब शेयर्स की प्राइस बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर्स, उसकी कई सारी वजूहात हैं, उसकी वजह से नीचे आती है, तो उस वक्त इन्वेस्टर को उनकी तरफ ज़रूर तवज्जो देना चाहिए। हमने पिछले चंद दिनों में हमने बाज़ार को तकरीबन 1200 पॉइंट या 4 पॉइंट कुछ % हमने गिरते हुए देखा, जिसका आपने जिक्र भी किया। इंट्राडे मार्केट ने डिप लिया, लेकिन उस दिन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की वजह से मार्केट 1200 पॉइंट भी एक दिन में 1200 पॉइंट पे गिरी थी। आप यहाँ से अगर हम तकरीबन कोई एक साल भर पीछे जाएं या 10 महीने पीछे जाएं, तो 31 मार्च 2015 को भी मार्केट ने 28,000 का जब लो किया था, तो वो अपना 31 मार्च को 1500 पॉइंट का हमने एक नेगेटिव एक दिन में 1500 पॉइंट, ये आज से तकरीबन कोई 10 महीने पहले की बात है। लेकिन उस 28,000 के इंडेक्स के बाद से मार्केट ने एक 36,000 की 28,000 से 36,000 तक की मार्केट ने एक रैली भी बनाई थी। तो जिसमें तो वो इन्वेस्टर्स कि जिन्होंने उस मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च हमने देखा था कि पूरा महीना इसी तरह एक नेगेटिव ट्रेंड बना था, कि वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो बाय अगस्त और सितंबर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में या अपनी इन्वेस्टमेंट को तकरीबन को 20 से 30% जो था वो बढ़ा लिया था। ये और एक बात है कि उसके बाद से सब्सिक्वेंटली हमने अगस्त सितंबर के बाद हमने एक और सस्टेन्ड नेगेटिव एक ट्रेंड देखा, और अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स जो है वो 32,800 चंद पॉइंट के ऊपर, तो 2.25% के गेन से साल को उसने क्लोज़ किया। लेकिन तो थोड़ा सा आई थिंक जो मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। उस वक्त सिलेक्टिव अच्छी स्क्रिप्ट्स के ऊपर बल्कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली साउंड हैं, उसमें जाके डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ % ऑफ पोर्टफोलियो वहाँ पर री इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो ऑयल की सिचुएशन एकदम से पिछले 1.5 दिन में आज से कल से बड़ी एकदम से चेंज, उसकी कोई वजह है सर? आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप हम सब सुनते रहे हैं कि सैंक्शंस हटने के बाद ईरान का फ़्लो आएगा। कुछ पहले फिगर को 750 मिलियन बैरल्स का था, वो फिर बढ़ के कोई मिलियन बैरल से ऊपर 7.5 लाख बैरल का था, वो हट के मिलियन बैरल तक गया। और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? प्रोडक्शन कैपेसिटी तो देखिए बहुत ज़्यादा। चक्कर ये है कि सिर्फ कैपेसिटी तो कोई एक मुल्क भी अगर अपनी चाहे तो वो बहुत बढ़ा सकता है। आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ द टोटल कैपेसिटी, लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर सऊदीया का कहते हैं 10 मिलियन,
यू वगैरह का 2.2 वगैरह है, आई एम ये नॉट शायद 2 वगैरह के रेंज में है। आई एम नॉट सर्टन कि उनकी एक्चुअल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पर डे कितनी है। ऑब्वियसली दे आर लार्ज तो प्रोड्यूसर्स हैं वो। 1 मिलियन के सेल की बात कर रहे हैं वो। बात हो मैं हम आप ये जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में प्राइस में वॉलेटिलिटी, इवन आज भी प्राइस में वॉलेटिलिटी, अगर हम आज सुबह से मार्केट को देखें तकरीबन $28 और $29 से हमने मार्केट को एकदम से $31 पे जंप करते हुए ऑयल की प्राइस को देखा। एंड आई थिंक कि इट वाज रिफ्लेक्टिव इन दी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, हमने उनमें से कुछ को अपर सर्किट ब्रेक करते हुए हमने देखा। क्योंकि एज द आई थिंक दिन में जब दिन स्टार्ट हुआ था तो हम देख रहे थे कि कुछ एक थोड़ा सा उस पर ऑयल वो इंटरनेशनल प्राइस पे एक हमने रैली बनते हुए देख रहे थे। उसको रिफ्लेक्ट हमने अपनी लोकल मार्केट में ऑयल के स्टॉक्स के अंदर आके हमने देखा। आपने अपने जिक्र किया कि ऑयल के स्किप्स जो हैं वो तकरीबन तमाम हाइस के ऊपर, तमाम हाइस के ऊपर। ये जो पीपीएल है 98 का था जिस दिन ये 1200 पॉइंट गिर गई थी मार्केट, तो 98 पे देख के मुझे एकदम से वो मैंने फ़ोन उठाया और लगा मैं अपने एजेंट को फ़ोन करने के ख़रीद लो। तो मेरी बीवी ने फ़ोन मुझसे छीन लिया कि 1200 पॉइंट नीचे है, दुनिया रो पीट रही है, आप शेयर खरीदने में लगे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट जस्ट टू अवे द फोन फ्रॉम मी एंड टुडे अगर मैं उस दिन कर देता एग्जीक्यूट तो आज 14 रुपये कमा चुका होता मैं। एब्सोल्युटली। देखिए आई थिंक मार्केट पीपीएल है भाई, नॉट ओनली। देखिए अगेन आई थिंक आप, मैं किसी एक कंपनी की तरफ तो इशारा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैंने आपसे जिक्र किया कि फंडामेंटली अच्छी जो कंपनीज़ हैं, और जब मार्केट इस तरह को बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली एक दिन के अंदर आपको 4-5% गिरती हुई नज़र आती है और उसके पीछे कोई आपको ऐसी वजह समझ में ना आए, तो आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि जब मार्केट 4-5% एक दिन में गिर रही है तो पकड़ लो उसको वहाँ पे इट मेक सेंस कि आप जाके अच्छे स्क्रिप्ट को में कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ज़रूर इन्वेस्ट करें। अभी भी जो ऑयल के स्टॉक्स हैं उसमें गिरने के 10% या 20% भी अगर चांसेस हैं तो ऊपर जाने के 80% चांसेस हैं। देखिए आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि तेल जो है ऑयल की प्राइस, क्योंकि कुछ लोग अगर हम इवन इंटरनेशनल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स भी पढ़ें तो वो $20 की बात भी करते हैं, कुछ तो उससे भी नीचे की बात करते हैं $15-16 की, और कुछ जो हैं बिल्कुल $10 की बातें करते हैं। एंड आई थिंक कि आज से मिड टू लेट 2000s की भी बात करें, जब ऑयल रैली कर रहा था अपना $60-70 से बढ़ता हुआ उसने $100 क्रॉस किया, तो उस वक्त भी यही एनालिस्ट थे जो कि आपको $150 और $200 तेल की बातें करते थे। तो वन रियली डजंट नो कि ट्रूली कि ये कहाँ जाके रुकेगा। कोई हम आज भी देखें जब तेल की जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो मार्केट में कोई ऑयल की शॉर्टेज नहीं थी। सप्लाई जो थी वो अपने कैपेसिटी पे, ओपैक जो था, जितने ऑयल प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी कैपेसिटी पे पंप कर रहे थे। परहैप्स एक ओनली जो एक चीज़ नज़र आती है, अगर हम उस वक्त नज़र आके देखें तो अमेरिका की सदर्न कोस्ट के ऊपर एक कैटरीना, एक हरिकेन आया था जिसने आपकी सदर्न बेल्ट के ऊपर, चूँकि रिफाइनरीज वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट किया था। तो ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी में जो यूजुअली एक गैप होता है वो थोड़ा सा नैरो हो गया था, लेकिन उसकी वजह से हम वी कुडंट जस्टिफाई कि $50-60 प्राइस क्यों बढ़ गई। तो इट्स डिफिकल्ट टू से, बट आई थिंक जनरली आई थिंक जो प्राइस है तेल का जाना पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रही है। हम अपना देखते हैं कि जो हमारा ट्रेड का जो डेफिसिट है तो हमें सेविंग ऐसी कितना काफ़ी हमने उसको काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया, और उसका फ़ायदा कंज्यूमर ने भी उठाया। हम देखते हैं कि हमारे सम एक्सटेंट, नॉट फुल, सम एक्सटेंट हमारे गवर्नमेंट ने उठाया। देखिए गवर्नमेंट उठाया ना, गवर्नमेंट ने भी उठाया, तो गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट है, मतलब किसी और हुकूमत नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने उठाया। इमरान खान ने कहा 11 बिलियन कमा लिया गवर्नमेंट ने तेल से। देखिए अगर वो 11 मिलियन कमाया तो वो $11 मिलियन जो हैं वन होप्स के वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए खर्च होंगे। अगर वो ना कमाते तो उतना टैक्स लगा देते वो। तो ये तो खैर देखिए हर एक का अपना ओपिनियन है। गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, हुकूमत को फ़ायदा हुआ, हमको फ़ायदा हुआ। हम कहाँ 100 रुपये से ऊपर 11 बिलियन कमाने के बाद भी 40 बिलियन का टैक्स हम पे लगा दिया उन्होंने। देखिए टैक्स 11 बिलियन ट्रांसलेट्स टू ह्यूज अमाउंट, मगर उसको फिर भी उन्होंने 40, अगर ये 11 बिलियन ना आता तो 40 के बजाय 400 का। देखिए हमारी टैक्स का बेस तो वैसे भी तारिक साहब एक काफ़ी बड़ा एक इशू है, जो कि हम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के साथ हम देखते चले आते हैं कि इसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस पॉलिटिकल विल परहैप्स नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी स्किल्स नहीं है हमारे पास कि हम वो नहीं कर पाते हैं। इस गवर्नमेंट ने भी आने के बाद कुछ लाखों के नंबर्स का जिक्र किया था कि ये कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर हमने डाटा कंप्लीट किया हुआ है, और हम उनको टैक्स के नेट में लेके आएंगे। अब जो टैक्स के फिगर्स भी नए आए हैं उसमें भी एक डिबेट शुरू हो गई है कि आई थिंक द गवर्नमेंट क्लेम्स कि उन्होंने कोई 2-2.5 लाख से या 3 लाख से अपना टैक्स का
नेट बढ़ाया है। बिल्कुल झूठ। और टोटल जो लोगों ने टैक्स का गोशवारा जमा किया वो लेस देन 7 लाख है। पहले 18 लाख था 2007 में। 2007 से आधी हो गई गोशवारे, और ये कह रहे हैं कि बढ़ाई है। बढ़ाई कहाँ से? अच्छा, अच्छी खबर एक है ये कि जो बाजवा साहब बीच में FBI के चीफ बन गए थे वो हट गए। कोई नासिर साहब जो पहले यहीं कराची में कस्टम में होते थे, ही इज़ नाउ द हेड। प्रॉब्ली ही विल लुक एट दैट डाटाबेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अली अरशद हकीम साहब जब नादरा के चीफ थे, उन्होंने एक रिग्रेशन एनालिसिस की थी कि कंजम्पशन बेस्ड कि तारिक हाशमी साहब कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं। ये तो छुप नहीं सकती ना, आपकी आमदनी आपके इदारे से कितनी है ये तो हमें नहीं पता चल सकता, या आपके कारोबार में कितना कारोबार एक्चुअल हो रहा है। दिखा तो आप बहुत कम रहे होते हो यहाँ पे, या 10 कमाते हैं तो लोग 1 दिखाते हैं, और उस पर भी टैक्स वाला बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको भी 1 मिल चुका होता है बदले में, इसलिए वो आँख बंद कर लेता है। मगर कंजम्पशन नहीं छुप सकती। अगर आपकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो नज़र आती है। उस बेसिस पे उन्होंने 35 लाख से 40 लाख का जिक्र किया था जिनको NTN नंबर नहीं है। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू टैक्स एंड मेक रिलीफ, गिव ह्यूज रिलीफ टू द पीपल, ह्यूज रिलीफ टू द इकॉनमी, जहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी को टैक्स किया जा रहा है। एनर्जी को आप फ्री कर दें, सस्ता कर दें, ताकि बांग्लादेश वाले से हम कम्पीट कर पाएँ। तो वो बात तो रह गई, वो तो हुई नहीं। हो सकता है ये नासिर साहब आके कुछ करें। नाउ ही इज़ फ्री टू डू। देखिए, उम्मीद तो जो भी आता है वी एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जब और ये भी चीज़ें एक पॉलिसी लेवल एक डिसीजंस हैं कि जिनको करना है। नासिर साहब एट द एंड ऑफ द डे इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर, इज़ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, it's a larger network, and I think it's essentially a policy decision or a lack of will perhaps on the part of the policy makers कि वो नहीं होता है। It's a complex। 40 लाख पे हाथ डालने के लिए बहुत ही मजबूत लीडर की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक नवाज शरीफ या इस तरह के लोगों के अंदर वो मोराल है, ना गट्स है, ना इनके दिल में इतनी ताकत है कि ऐसे ख़तरनाक लोगों से टक्कर ले। आई थिंक आई कांट कमेंट कि किसी के भाई दिल के मरीज़ है वो, बहुत बड़ा हार्ट ऑपरेशन हो चुका उनका। वो क्या हिम्मत करेंगे इतना बड़ा ख़तरा लेने का? 40 लाख जो है वो पूरे हु इज़ हु इन पाकिस्तान है जी, उनसे लड़ना आसान नहीं है। इनके लिए बहुत आसान है कि आपके स्टॉक मार्केट पे 5 किस्म के टैक्स है, छठा भी लगवा दें। क्या कर लेंगे आप? आपके किसी भी ब्रोकर को उठा के ले जाएं, आप क्या कर लेंगे? क्योंकि आप गरीब लोग हो, मिस्कीन लोग हो। लेकिन वो 40 लाख लोगों पर हाथ नहीं डाल सकते ये। इसी तरह 51% तो ऑलरेडी टैक्स डीजल पे लगा हुआ है। डीजल पे आपको याद होगा, बचपन से आपने सुना होगा, डीजल गरीबों का ट्रक चलता है, बस चलता है, इसको तो कम से कम कीमत रखी जाती थी। आज डीजल महंगा है पेट्रोल से भी। अब 51% जनरल टैक्स लगा हुआ है, GST लगा हुआ है। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक कि हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की भी बात करें, ये तो हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि एक इंडिविजुअल जिसकी अर्निंग 2, 4 या 5 लाख रुपए है और एक इंडिविजुअल जिसकी अर्निंग जो है वो 5,000 या 10,000 रुपये है, बास कमोडिटीज़ के ऊपर दोनों बराबर का टैक्स देते हैं। यानी कि जो हमारी इंडायरेक्ट पेट्रोल पंप पे जाता है मोटरसाइकिलिस्ट तो वो भी 40 रुपये देता है जी। एक जो बहुत बड़े लैंड क्रूज़र पे जाता है वो भी 40 रुपये देता है। बल्कि लैंड क्रूज़र के पीछे तो CNG का बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, वो तो सस्ता CNG भरता है। देखिए, अगेन आई थिंक द पॉइंट, मोटरसाइकिल में CNG का किट लग ही नहीं सकता। The point that I'm referring to is कि these are policy decisions. हमें आपको कोई रोक नहीं रहा बोलने से, बोले नहीं, देखिए इसको जो करना है कर ले। देखिए it is not कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये आपको आवाम सुन रही है। नहीं बिल्कुल सही आप सब कह रहे हैं। देखिए आप अपने मेहनत से देखिए मेरा तो सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने लार्जर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आपने टैक्स का जिक्र किया, या वो लोग जो टैक्स नहीं देते, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मुझे आपको या आवाम को जनरली इल्म नहीं है, या पॉलिसी मेकर्स को भी इल्म नहीं है। हम टैक्स कलेक्शन, हम हमेशा ये होता है कि जब फॉरेन बॉडी के साथ जाके बात करते हैं तो हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है उसका जिक्र आता है कि इसमें इसको ब्रॉड करने के। हम एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के, हमें किसी मैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, इससे पहले वाली गवर्नमेंट और उससे पहले वाली गवर्नमेंट, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में जरदारी साहब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अली अरशद हकीम जैसे जीनियस को पहले उन्होंने नादरा का चीफ बनाया, आज भी उनके कार्ड नज़र आते हैं। फिर उसको FBI का चीफ बनाया। जब उसने ये आइडिया पेश किया कि मेरे पास ये डाटा है एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 40,000 टैक्स इन द फर्स्ट ईयर
and then bring these people in the text net and then subsequently judge them. यही नून लीग के लोग थे यहाँ पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे शो में आके कह के ओ चीख रहे हैं उसके खिलाफ, गलत है गलत है। क्यों गलत है भाई? एमनेस्टी दे रहे हैं उनको जी, एमनेस्टी दे रहे हैं, पिछला नहीं पूछ रहे। और अब जो एमनेस्टी दे रहे हैं और खुर्शीद शाह ने इतनी जज्बाती तकरीर की, उसको इग्नोर करके उसको पास करा लिया। वो अली अरशद हकीम जो 40,000 लेके 40 लाख लोगों को ला रहा था नेट सिस्टम में, उस वक्त चीखते रहे। हमारे उसमें से कई दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा, शर्म आती है उनसे उनके नाम लेते हुए कि इतने बदल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं अपने औकात और मामलात को। तो ये जरदारी को तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, वो वहाँ तक लेके आया, कैबिनेट में ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका था, उससे पहले कि इम्प्लीमेंट होता उनकी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। देखिए अगेन, और बाजवा साहब भूल गए उसके बारे में। बाजवा डिडंट नो हु अली अरशद हकीम वाज, ही फॉरगॉट हु वाज हिज प्रेडिसेसर। देखिए ये अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात करें। आई एम सेइंग कि जी पिछले 60 पे हमारे 67 ईयर्स में हमने प्रोग्रेसिवली देखा है कि आई थिंक प्रोग्राम में कुछ देर पहले आप डी नेशनलाइजेशन या एक प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस का जिक्र कर रहे थे। तो हमने ये प्रोग्रेसिवली देखा है कि जो परहैप्स डिसीजंस ली जाती हैं एट टाइम्स वो अगर कोई इकोनॉमिक डिसीजन है तो वो इकोनॉमिक डिसीजन कम और पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा बन जाती है। हम 1952 से जब पाकिस्तान की पहली PIDC का क़याम आया था और पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनी थी से लेके अगर हम भुट्टो साहब तक के क़याम तक का जिक्र देखें तो वहाँ पे जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था और उसके बाद फिर एक हमने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस देखा। एंड देन उस नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद से सब्सिक्वेंट जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने डी नेशनलाइजेशन को ऑन वन प्रीटेक्स्ट और इन अदर उन्होंने कंटिन्यू किया। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन से कि गवर्नमेंट का आपने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट बिजनेस नॉट टू रन बिजनेस वाली आपकी बात कि वो करते रहे। वो होता ये रहा कि हम वी वर मेकिंग दी राइट डिसीजंस फॉर द रॉन्ग रीजंस वाली बात है। एक प्रोग्रेसिवली एक ये सिलसिला रहा। आई थिंक पीछे भी आई थिंक मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनसे पहले भी ये हुआ कि हम वो जो हम नेशनलाइज करेंगे उससे जो पैसा आएगा उसको हम कर्जे उतारेंगे, उससे कर्जे उतारेंगे। दैट डिडंट हैपन। तो मैंने आपसे वही जिक्र किया कि वी मेड द राइट डिसीजंस बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। एंड आई थिंक दैट प्रोसेस लगता है कि वो अभी भी कंटिन्यू एक हो रहा है कि हम दुरुस्त हमारी सिमत तो दुरुस्त है जो हम ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन जो जिस वजह से कर रहे हैं परहैप्स वहाँ पे थोड़ा सा एक डिबेट की ज़रूरत है। यहाँ पे लेना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक। नाज़िम हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें मार्केट के ऊपर और एक बहुत ज़बरदस्त जो ड्रामेटिक चेंज आया है ऑयल की सिचुएशन में। कल से हमने थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट देखी, इसी वजह से मार्केट ग्रीन होना शुरू हुई यूरोप की, अमेरिका की। और आज तारिक हाशमी साहब बता रहे हैं कि आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट 31 तक आई। और लेकिन तारिक हाशमी और हम दोनों ही कोशिश कर रहे हैं समझने की हुआ क्या, लेकिन तारिक हाशमी साहब का कहना है कि इतने ज़्यादा डायनामिक्स हैं कि किसी को एनालाइज़ करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल आज जो लोग शेयर्स में स्टॉक ऑयल के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए थे और बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, उनके लिए बड़ी बेहतरी हुई। अक्सर ऑयल स्टॉक जो थे अपर लॉक पे थे और हो सकता है कि तेल की कीमत ऐसी बढ़ती चली जाए या ना बढ़े। साथ साथ हमने कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स वगैरह पे बात की कि PIA के बाद अब नेशनल बैंक को भी डी नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और यही कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बैंक बिजनेस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग पोर्ट्स सबको डी नेशनलाइज करेंगे और ये सही है या गलत है। तारिक हाशमी साहब का कहना है कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइज़ किया, उसके बाद से जितनी हुकूमत आए चाहे बेनज़ीर को हो या सब ने आस्ते आस्ते डी नेशनलाइजेशन की, लेकिन फॉर रॉन्ग रीजंस। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ के दौर में कहा गया कि ये डी नेशनलाइजेशन से जो पैसा आएगा उससे हम कर्ज़ा उतारेंगे, तो कोई कर्ज़ा उतरते हुए तो हमने नहीं देखा, वो खा पी गए उसको। अभी भी ये जो कर रहे हैं इसका पैसा कहाँ जाएगा नोबडी नोज़, ऐसा लगता है कंजम्पशन में यूज़ हो जाएगा। साहब अब आते हैं स्टॉक की तरफ। आज एक जो सेक्टर बहुत ही गिरा हुआ था ऑयल, वो आज इम्प्रूव हुआ। उसके अलावा और सेक्टर्स के बारे में आपकी क्या व्यू है, किस तरफ इन्वेस्टर्स को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? मार्केट जो है हम एक दो चीज़ों को और हम थोड़ा सा इसमें अगर शामिल कर लें। हमने 2014 में कंसिस्टेंटली हमने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है हमने वो आउटफ्लो देखा। अच्छा, वो ट्रेंड हमने इस साल में भी देखा है। हमने इस साल में ये देखा है कि मार्केट हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मार्केट को लेके ऊपर जाते हैं
और बाहर वाला बेचता है। डे एंड के ऊपर जब नेशनल क्लियरिंग के नंबर आते हैं तो हम देखते हैं कि 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन का कल भी जी उन्होंने 4.49 मिलियन बेच दिया 4 मिलियन और इंडिविजुअल्स तो 2.5 खरीदा, विच इज़ अ वेरी इनकरेजिंग फैक्टर। वो एक परहैप्स वहाँ पे भी, चूंकि वहाँ पे भी हमने देखा कि हमने फेड का रेट बढ़ते हुए देखा वहाँ के बॉन्ड वगैरह को, तो हमने एक परहैप्स स्लाइड देखा। दूसरा ये है कि हमने एक नोटिस, एक चीज़ ये भी जहन में आई कि जो आपका फॉरेन की जो फिपी की इन्वेस्टमेंट थी वो तेल और फर्टिलाइज़र के सेक्टर से हमने ज़्यादातर निकलते हुए देखी जनरली। अच्छा, आप ये भी देखिए कि मार्केट अगर 31 दिसंबर से हम अभी रिसेंट थोड़ा सा तो पिछले 2-4 दिन में हमने थोड़ा सा तेज़ी देखी तो मार्केट ने तकरीबन 9% का डिक्लाइन लिया था पिछले 15-18 दिनों के अंदर आके। और ये जो 9% का डिक्लाइन इंडेक्स में था, हमने ये देखा कि सीमेंट के स्टॉक्स जो थे वो उल्टा चल रहे थे, यानी कि जब मार्केट जो थी वो प्रेशर में थी, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक सीमेंट के जो थे वो हमने देखा कि उसमें इम्प्रूवमेंट के वो एक्चुअली दे ग्रू बाय अबाउट 2.5 to 3% के हद तक रिजल्ट भी तो अच्छा है ना। MLF 298 बिल्कुल, एक सीमेंट का बहुत अच्छा, जो ऑलमोस्ट डबल उनका जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनका बड़ा अच्छा हाई रिजल्ट आया। उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया। हम जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ भी देखते हैं तो अब मैं बिल्कुल बेसिक अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको एक सीमेंट ऐसा एक कमोडिटी है कि जो कि आपको मालूम है कि ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। कार भी ऑटो इंडस्ट्री बढ़ेगी। हम स्टील के सेक्टर को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर हम टैपी की पाइपलाइन हम देख रहे हैं और हम पाक ईरान के साथ जो वो थी। अच्छा, रशिया ने जो इस लाइन बिछाने की बात की है बिटवीन कराची एंड लाहौर LNG, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया और लोकल कंपनीज को उसके ठीके भी मिल गए। जी, कुछ परचेजिंग भी शुरू हो गई है। जी। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ महीने पहले साइन कर चुके हुए हैं, फर्दर प्रोग्रेस वगैरह भी है। तो आई थिंक स्टील सेक्टर वुड रिमेन इन वोग, ऑटो सेक्टर रिमेन इन वोग, आपका फार्मा इज डूइंग वेल, आपका सीमेंट, आपका इस तरह हमने जिक्र किया कि सीमेंट विल डू वेल। आई थिंक कि तेल की प्राइस इस तरह एस्टेब्लिश हो गई है। अगर समबडी हैज़ अ लॉन्गर व्यू, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी टेकिंग एक्सपोजर टू द इवन द ऑयल स्टॉक्स, क्योंकि आपकी वही वाली बात कि यहाँ से डाउन साइड और अप साइड का अगर आप मुवाजना करें तो डाउन साइड इतनी नज़र नहीं आती है अनलेस के वन फील्ड्स के जो है ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है हमको फ्री में तेल देना शुरू हो जाएंगे तो कॉस्ट से भी नीचे तो एक किसी विजडम किसी ने लिखी कि भाई जब कॉस्ट से कोई चीज़ नीचे आ जाए तो ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है ना। जब कॉस्ट से नीचे आ जाएगा क्यों बेचेगा? वाई समबडी विल सेल देयर प्रोडक्ट एट लोअर देन द कॉस्ट। हाँ, उसके बाद उसमें सवाल ये था कि इसको पढ़ें आगे। देयर आर रीजंस कि समबडी विल सेल बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इशू। आई थिंक जो लोग ये कहते हैं कि जी मार्केट, हम हमेशा देखते हैं जब मार्केट नीचे आती है तो कि हम ये समझते हैं कि इससे बुरी मार्केट कोई नहीं, हालांकि उस वक्त वो सबसे बेहतरीन मार्केट होती है कि उसमें अपॉर्चुनिटी के हवाले से ज़्यादा हमारी यही फंडा। मैंने आपसे भी जिक्र किया कि मार्च 2015 में हमने 31 मार्च को परहैप्स हमने 1500 पॉइंट का एक दिन में या तकरीबन को 4.5-5% का हमने 4.5% का हमने एक नेगेटिव दिन देखा था। और वही उस दिन के बाद से मार्केट ने मार्च से लेके बिटवीन अगस्त तक 36,000 मतलब 28,000 से 36,000 के 8,000 पॉइंट का हमने एक रैली को बनते हुए देखा था। आई एम नॉट सेइंग कि इस दफ़ा भी वही होगा, लेकिन ये है कि जब मार्केट इतना डिप लेती है तो वो एक मार्केट, हम अभी भी मार्केट 36,000 से गिर के 30 की भी बात आपने 29,000 का लो तो देख ही लिया था। इस दफ़ा दोबारा आपने देखे हम वापस पे आए हैं। तो आई थिंक मार्केट में कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती है। सवाल ये गोरों के देखिए, अभी आज क्या है, 22 तारीख है जी, 40 मिलियन बेच चुके हैं वो कल तक इस महीने में। जी। पहले जो बेचा 300 कुछ वो अलग। ये कंस्टेंट फैक्टर है जो नीचे ला रहा है। देखिए, मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, कोई सुने ना सुने, कि भाई आप लोग अपने डॉलर वॉलर बेचें, क्योंकि डॉलर की प्रेडिक्शन आपसे मैं चाहूँ बहस करने के लिए तैयार हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन ये है। मैंने 79 में एक आर्टिकल लिखा था जो बिजनेस रिकॉर्डर पे छपा था, उसके बाद मैं बाहर चला गया था 1980 में। तो जब ये 84 पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब अमेरिका अपनी करेंसी को गिराएगा, मेरा आर्गूमेंट यही था कि अमेरिका कैन नॉट सस्टेन, बिकॉज 1954 से अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट फुल होता रहा थ्रू बोरोइंग, एक लेवल होती है। तो 1985 में जब ये अमेरिका ने प्लाजा अकॉर्ड करके अपनी करेंसी को हाफ़ किया, एक बैग, किसी से पूछा नहीं, न जर्मनी से पूछा न जापान से पूछा कि हम करेंसी आपकी डबल कर रहे हैं, उससे जापान जर्मनी को फॉर द टाइम भी बहुत लॉस भी हुआ। तो उस ज़माने में जिस मैं बैंक में मैं काम कर रहा था, मैंने वो 79 का आर्टिकल लगा के MD को भेज दिया कि दिस वाज माय प्रेडिक्शन वे बैक इन 79। तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, पूरी मीटिंग बुलाई और कहा दिस इज़ द थ्योरी ऑफ तारिक। अब मैंने उसको रिकमेंडेशन दिया कि अब आप डॉलर बेचो, येन और ये ख़रीदो। तो उन्होंने जो दूसरे जो ट्रेजर वगैरह थे वो डॉलर के फेवर में थे और मेरी
एमडी के कहने पे उनको पोजीशन लेना पड़ा और उस पर बैंक ने बहुत कमाया। और मैंने टू प्रूव माई पॉइंट आई सेड गिव मी ए लिमिट एज मच एज यू कैन, आई विल ऑल्सो सेल द डॉलर एंड बाई दिस करेंसीज। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लिमिट दी थी, उस पर मैंने बड़े पैसे कमाए। तो बाज़ दफ़ा आप जो सोचते हैं वो सही हो जाती है। मेरी जो लॉन्ग टर्म व्यू है डॉलर के बारे में कि इट्स ए वेरी ओवर वैल्यूड करेंसी एंड द बोरिंग ऑफ यूएस इज सो बिग दैट इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द डेट दे विल हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करेंसी टू 1/4 बाई क्रिएटिंग ए न्यू करेंसी कॉल एमरो। उसका कॉइन तक प्रिंट हो चुका है, बन चुका है, किसी दिन भी ये लॉन्च कर देंगे। ये मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा की करेंसी होगी, उससे अमेरिकन डेट जो है ना 1/4 हो जाएगा। और जिन लोगों ने अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ अरब अरब और तबाह हो जाएंगे, पहले भी तबाह हैं। तो खैर वो बात अलग है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने डॉलर वगैरह जो रखा हुआ वॉल्ट में निकालें, शेयर्स खरीद लें पाकिस्तान में। गोरों को भेज दें घर, 6 बिलियन लेके जाए। नहीं देखिए, आई थिंक इवन गोरा भी जो है, हम गोरों की इन्वेस्टमेंट भी तो हम मांगते हैं कि पाकिस्तान में आए और हमारे कारोबार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड में हमारी है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी दुबई में हमारी है। हमारे सबसे ज़्यादा पैसे हैं। हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ, पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, वो किसी न किसी चीज़ में लगाया हुआ है। देखिए अगेन वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज। लोगों को डॉलर का बड़ा शौक है जी, लेके फुट नहीं आप वो अंग्रेजी की वो कहावत भी है तारिक भाई कि यू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आई थिंक कि अगर हम खाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और चूंकि हम लोग यूजुअली यहाँ पे कराची स्टॉक के पाकिस्तान में हमको इस्लाम भी यही कहता है कि हम वही चाहता है कि पैसा शुड बी इन रोलिंग, यानी कि उसको आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। हमारी चूँकि हम कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं, हम इस पिछले साल को अगर भूल जाए तो उससे पिछले साल 27%, उससे पिछले साल 49%, उससे पिछले साल 49%। तो मीनिंग अगर हम एक हिस्ट्री 4 साल का निकालें एवरेज तो बहुत अच्छा है। 33-34% से ज़्यादा का एक बढ़ जाए। हम पिछले अगर 12 साल का एवरेज भी निकालें तो महल में वो भी 20% से ऊपर है। तो कंसिस्टेंटली आपको औसतन और वेटेड एवरेज के लिहाज से Pakistan stock market now or Karachi Stock Exchange in the past has given you a net return of about 22-23%, which is fantastic. Fantastic. तारिक साहब और भी बातें रह गई, लेकिन ये प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये आज का शो था, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मंडे को फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।